अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा जी हमने नया चैप्टर शुरू किया हुआ है और चैप्टर का बेटा नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स दरअसल हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है या फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो दरअसल हमें ये बताती है कि रिएक्शन कितना तेज़ जा रहा है। कुछ रिएक्शन बहुत तेज़ चलते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत ही धीमे चलते हैं और कुछ रिएक्शन मॉडरेट स्पीड के साथ चलते हैं, यानी नॉर्मल स्पीड के साथ चलते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो नॉर्मल स्पीड के साथ चलते हैं हम ज़्यादातर उन्हीं को पढ़ना पसंद करते हैं और हम इस चैप्टर में उन्हीं को ही पढ़ेंगे। तो आइए ज़रा बात करते हैं आज के लेक्चर में। हम आज ये समझेंगे कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो क्या उसमें मास कम या ज़्यादा हो सकता है, मतलब वज़न कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आइए ज़रा समझते हैं। सबसे पहली बात बेटा, आपको याद होगा 9th क्लास में तुमने ये बात पढ़ी थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर रिएक्शन में फॉलो होना ही चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है टोटल मास ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ये कहता है कि मास को चेंज नहीं होना है, वजन को कम ज़्यादा नहीं होना है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 किलो चावल लिए और 1 किलो गोश्त लिया। अब 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल से 2 किलो बिरयानी बननी चाहिए, मगर अगर बिरयानी बन जाए 2.5 किलो तो ये तो मास ज़्यादा हो गया, वज़न ज़्यादा हो गया। या फिर बिरयानी बन जाए 1.5 किलो, ये तो मास यानी वज़न कम हो गया। तो अगर या तो मास ज़्यादा हो रहा या फिर मास कम हो रहा तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करेगा। तो याद रखिएगा किसी भी रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एकदम बढ़िया से काम करना ही चाहिए। एक और एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा होता है चूने का पत्थर। अच्छा, चूने के पत्थर यानी मार्बल चिप्स। मान लीजिए कि मैंने 100 ग्राम लिया कैल्शियम कार्बोनेट। इस 100 ग्राम चूने के पत्थर पे बेटा मैंने तेजाब डाल दिया, तेजाब मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, और वो भी 100 ग्राम लिया। तो 100 ग्राम चूने का पत्थर और 100 ग्राम ही तेजाब लिया। अब मेरा बेटा जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से निकलेगा Ca और यहाँ से 2 Cl, तो बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी दो चीज़ें आपस में रिएक्शन करें ना तो पहली चीज़ का पहले वाला उठाओ और दूसरी चीज़ का दूसरे वाला उठाओ। तो CaCl2, फिर बेटा जी यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, H2O, CaCl2 H2O पानी। बेटा क्या बाकी कुछ बचा है या नहीं बचा? बचा है, CO2 बचा है ना। CaCl2 H2O, बाकी बचा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब ये दोनों आपस में लड़े तो ये 200 ग्राम थे। अब जब ये बने, जो भी आगे प्रोडक्ट बने, लाजमी प्रोडक्ट्स भी कितने होने चाहिए? 200 ग्राम। अगर ये 201 ग्राम हुआ या फिर ये 199 यानी 199 ग्राम भी हुआ तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं कर रहा। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं कर रहा तो फिर आप केमिस्ट्री को कैसे लेकर आगे चलोगे भाई? फिर तो सारी स्टोइकियोमेट्री गलत हो गई, रिएक्शन काइनेटिक्स खराब हो गया सारा। अच्छा, अगला स्टेप। अब वो कौन से तरीके हैं जिनसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्टर्ब होता है, जरा समझते हैं। सबसे पहले इन ओपन कंटेनर, मान लीजिए कि बेटा हमारे पास जिस रिएक्शन में या जिस डब्बे में रिएक्शन हो रहा है वो डब्बा खुला हुआ है। जैसे बेटा देखिएगा ये मेरे पास एक कप है। अच्छा, ये कप ना स्पेशल कप है और ये लैब के अंदर तैयार किया जाता है। इसको जितना मर्जी गर्म करो इसको कुछ भी नहीं होता। तो ये बहुत ही बढ़िया कप है और इसका नाम होता है क्रूसिबल। क्रूसिबल हम इसको बोलते हैं। मैंने लिखा भी हुआ है स्मॉल हीट रेजिस्टेंट कप। और ये बेटा बना होता है क्ले का, यानी आप समझ लो मिट्टी का। तो मिट्टी का एक बना हुआ बढ़िया सा कप है जिसको जितना मर्जी गर्म करो कुछ भी नहीं होता। तो मैं करूंगा क्या, मैं इसके अंदर मैग्नीशियम डाल दूंगा। मैग्नीशियम रिबन बेटा हमारे पास मिलता है। मैग्नीशियम एक मेटल होती है जिसमें आप समझो कपड़ा नहीं होता उस तरह का होता है। तो मैग्नीशियम बेटा हमने इस कप के अंदर डाल दिया और अब हम इसको आग लगाएंगे। अब जैसे ही मैग्नीशियम आग पकड़ेगा यानी इसको आग लगेगी तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन गैस है वो इस मैग्नीशियम के साथ आकर चिपक जाएगी। क्योंकि हम सबको ये बात पता है कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस तो चाहिए ही चाहिए। अरे भाई तुमने देखा नहीं है वो जो आदमी वो जो कबाब लगा रहा होता है, सीखें लगा रहा होता है, तो वो कोयलों को हवा दे रहा होता है। जितनी ज़्यादा हवा मिलती है उतनी ज़्यादा आग लगती है। तो अभी क्या होगा, जब बेटा मैग्नीशियम जलेगा, ये मैग्नीशियम है, अब जब मैग्नीशियम जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ लड़ पड़ेगा, मतलब सारी बात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा जलते हुए। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब याद रहे मैग्नीशियम हमने लिया कितना था? 10 ग्राम।
लेकिन उससे जो नया जो प्रोडक्ट बना वो भी 10 ग्राम ही बनना चाहिए था। और यही तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहा था, भाई जितनी चीज लोगे नई चीज भी उतनी ही बननी चाहिए। अगर हमने ये 10 ग्राम लिया था तो ये बनना 10 ग्राम चाहिए था। मगर प्रॉब्लम यह है कि जब हमने इस मैग्नीशियम को जलाया तो बदमाश ऑक्सीजन इसके साथ आकर चिपक गया। ऑक्सीजन बड़ा नटखट है, इसके साथ आकर चिपक गया और बेटा हमारे पास बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा अब जरा ये 10 ग्राम था, लेकिन जब ऑक्सीजन इसके साथ चिपक गया ये तो प्रोडक्ट बन गया 20 ग्राम। तो जो अब हमारा प्रोडक्ट बना है वो तो 20 ग्राम बन गया। सोच के बताइए क्या यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम कर रहा या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है ना। तो ओपन कंटेनर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एकदम बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बाहर से चीजें आकर अंदर चिपक रही हैं और प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। एक और देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। देखिएगा जरा, मान लीजिए कि बेटा ये मेरे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, डब्बा है भाई, एक डब्बा है। इस डब्बे के अंदर बेटा हमने कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर और तेजाब डाला, यही जो भी हमने पीछे समझा था। अब जैसे बेटा चूने का पत्थर और तेजाब डाला, दोनों आपस में लड़ेंगे, इनके लड़ने से ये सब बनेगा। अच्छा, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है बनी, अब बेटा जी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना, ये तो एक गैस है। अब ये गैस है तो ये हवा में उड़ जाएगी, यानी इसका मतलब ये है फॉर्मेशन ऑफ गैस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस बन रही हो और वो डब्बा भी खुला हो तो उस डब्बे के अंदर से वो गैस उड़ जाएगी। अब क्या होगा? अब आप खुद सोच के बताओ कि मान लीजिए कि ये हमने लिया था 100 ग्राम और ये भी 100 ग्राम, तो 100 और 100 ये बनना चाहिए था 200 ग्राम, मगर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ गई। अब मान लीजिए कि 40 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, तो अब वो तो 40 ग्राम उड़ गया, तो 40 ग्राम के उड़ने से ये नीचे बचा 160 ग्राम। क्या अब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम कर रहा है या नहीं कर रहा? मैं नहीं कर रहा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर किसी ओपन कंटेनर में खुले हुए डब्बे में रिएक्शन करवाया जाए तो होता यह है कि बाहर वाली कुछ चीज़ आकर चिपक जाएगी या फिर अंदर से कुछ चीज़ बाहर निकल जाएगी। जैसे अंदर से बाहर निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर से आकर चिपक गई बदमाश ऑक्सीजन। अब क्या किया जाए? हाँ, अब हमें डब्बे को बंद करना है। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एकदम काम करे, एकदम बढ़िया काम करे, 100% काम करे, और वो करता भी है, तो डब्बे को बंद कर दो। क्योंकि अगर डब्बा खुला हुआ या तो को बाहर से चीज़ आकर चिपक सकती है या फिर को अंदर वाली चीज़ बाहर जा सकती है। मास में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी वजन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बिकॉज गैसेस कैन एंटर, या तो को बाहर से चीज़ घुस जाएगी और लीव, या फिर को अंदर से चीज़ बाहर निकल जाएगी। अच्छा चलें, अभी हमें बात समझ आ गई, जरा ग्राफ देखिएगा। अरे ग्राफ में देखिएगा बेटा, हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है टाइम और वाई एक्सिस पे बेटा हमने ली हुई है कंसंट्रेशन यानी कि मिकदार। तो अब जरा होता क्या है देखिएगा बेटा जी, जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस में आगे जा रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, और जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर यानी वाई एक्सिस में जा रहा हूँ तो कंसंट्रेशन यानी मिकदार ज़्यादा हो रही है। अच्छा, मान लीजिए कि शुरू शुरू में हमने लिया क्या था? शुरू में हमने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो शुरू में हमने सिर्फ यही लिया था, यानी शुरू में हमने लिए थे सिर्फ रिएक्टेंट्स। तो इसीलिए रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये है रिएक्टेंट्स, सॉरी ये है रिएक्टेंट्स। तो शुरू में रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इसको फुल ऊपर बनाया। अच्छा, अब शुरू में क्या प्रोडक्ट्स होंगे भी? अरे भाई साहब, अभी तो ये बने ही नहीं है, तो ये कहाँ से आएंगे? तो अभी तो नहीं आएंगे, तो इसलिए कि बिल्कुल नीचे, यानी इसका मतलब ये अभी ये नहीं है, और रिएक्टेंट्स बहुत सारे हैं। तो शुरू में रिएक्टेंट्स बहुत सारे हैं, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी मिकदार, उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो ना होने के बराबर है, मतलब है ही नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, अब क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, टाइम गुजरने के साथ साथ, तो ये दोनों आपस में चिपक कर ये बनाएंगे, तो धीमे धीमे करके ये ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसी तरह जो रिएक्टेंट्स हैं धीमे धीमे करके वो कम होने लगेंगे, यानी उनकी कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। अगला स्टेप बेटा, धीमे धीमे करके जो प्रोडक्ट्स हैं वक्त गुजरने के साथ साथ वो बनना शुरू हो जाएंगे, यानी उनकी मिकदार बढ़ती जा रही है, 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 बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो अभी हमें ग्राफ ये बता रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट्स कम हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और वो कौन सी स्टेट है? वो कौन सी स्टेट है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में तादाद में बराबर हो जाते हैं या आपस में अमाउंट में बराबर हो जाते हैं, वो आपने मुझे बताना है। अच्छा, अभी बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर कैसे चेंज होता है या क्यों चेंज होता है, वो ज़रा बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा, हमारे पास रिएक्शन दो तरह के होते हैं। कुछ रिएक्शन हमारे पास होते हैं एक्सोथर्मिक और कुछ रिएक्शन बेटा हमारे पास होते हैं एंडोथर्मिक। अच्छा, जहां कहीं ये एक्सो का वर्ड आ जाए, एक्सो का बेटा मतलब होता है एग्जिट,
और थर्म का बेटा मतलब होता है हीट। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर से गर्मी बाहर आ रही है, हीट बाहर आ रही है, वो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। अच्छा, अगर किसी रिएक्शन में एंडो का बेटा मतलब है एब्जॉर्ब, अगर किसी जगह पर हीट जज़ब हो रही है तो वो बेटा हमारे पास कहलाएगा एंडोथर्मिक। क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सबने बेटा देखा ही होगा घर पे कि अगर मैं अपनी हथेली पे थोड़ा सा सर्फ डाल दूँ, जो घर में हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के उसके ऊपर पानी डालूँ और उसको ऐसे मलूँ, तो आप देखेंगे कि हथेली गर्म होने लग पड़ी है, यानी उसमें से हीट बाहर आ रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, इसी तरह मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक बाल्टी पड़ी हुई है पानी की, तो मैं उसके अंदर सीजियम का एक टुकड़ा डालता हूँ, तो इतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, इतना ज़्यादा रिएक्शन होगा कि पानी की बाल्टी भी फट जाएगी और पानी के अंदर आग लग जाएगी, धमाका हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनके अंदर से आग बाहर आती है, जिनमें से गर्मी बाहर आती है। तो तुम लैब के अंदर गए, तुमने जाकर कोई दो बदमाश केमिकल्स आपस में लड़वाए और जब वो केमिकल्स आपस में लड़े अंदर से आग निकली, ऐसा रिएक्शन हमारे पास कहलाता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसके अंदर से आग बाहर आ रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा हम बोलते हैं क्विक लाइम। अब बेटा मैं करूंगा क्या, मैं कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का रिएक्शन करवाऊंगा। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और पानी आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा Ca, ये वाला Ca वैसे ही आ गया, JOH, CaOH, तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बेटा खूब ढेर सारी हीट यानी गर्मी। तो अगर बेटा मैं आपको कैल्शियम ऑक्साइड ला कर दे दूं, तो जैसे आप उसके अंदर पानी डालोगे तो वो एकदम जिस भी चीज़ के अंदर तुम करवा रहे हो रिएक्शन, गिलास के अंदर, प्लेट के अंदर, वो गर्म होने लग पड़ेगी। तो ऐसा रिएक्शन बेटा हमारे पास कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? वो रिएक्शन जिसमें से हीट जज़ब हो रही थी। जैसे आपने वो बचपन के अंदर होस्ट गोली खाई होगी, होस्ट गोली खाने के बाद जैसे आप पानी पीते थे तो आपका गला एकदम ठंडा हो जाता था, तो ऐसा हमारे पास कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बेटा मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब मतलब शीशे की ट्यूब। मैंने एक काम किया, मैंने इस शीशे की ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, बेटा ये अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल होता है, मैंने अमोनियम क्लोराइड केमिकल डाला और साथ में प्यारे बेटा मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी। अब जैसे बेटा अमोनियम क्लोराइड और पानी को आपस में मिक्स किया जाता है, तो मैं जब उस टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाऊंगा ना तो वो ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब हमने क्या समझा, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको जब लड़वाया जाए या करवाया जाए तो अंदर से आग बाहर आती है, गर्मी बाहर आती है, एक्सोथर्मिक। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में जब करवाया जाए तो वो बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है? एंडोथर्मिक। बढ़िया समझ आया? एक्सोथर्मिक में गर्मी बाहर आ रही है, एंडोथर्मिक में गर्मी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ से हीट निकल के सराउंडिंग में जा रही है और ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हैशटैग नोट, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा टेम्परेचर के ज़्यादा करने से रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं आपके सामने एक कच्ची सब्ज़ी रख दूँ और कच्ची सब्ज़ी को अगर हम पकाएं तो जैसे आप उसे गर्म करके पकाते हो तो रिएक्शंस तेज़ हो जाते हैं, वो पक जाती है। और अगर हम वैसे ही रख दें कि भाई तुम रिएक्शन हो जाओ तो कभी भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है हमें कुछ रिएक्शंस को तेज़ करवाने के लिए गर्म करना पड़ता है, तो गर्म करेंगे तो रिएक्शन तेज़ हो जाएंगे। यही मैंने लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से, गर्म करने से, इंक्रीजेज द रेट, रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है। कितनी? 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, रेट डबल। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा करने से स्पीड डबल हो जाती है। मान लीजिए कि एक रिएक्शन हो रहा है और उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। अब जो भी उसकी स्पीड है, अगर मान लीजिए हम 10 से 20 डिग्री सेल्सियस कर दें तो जो उसकी स्पीड है वो डबल हो जाएगी। अगर हम 20 से 30 कर दें तो उसकी स्पीड और डबल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड डबल हो जाएगी। हम ये चाहेंगे आप इस बात को याद रखें, MCQs में बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कुकिंग फूड, जिस तरह मैंने अभी आपको बता दिया कि खाने को गर्म किया जाता है, पकाया जाता है और जब हम उसे गर्म करते हैं ना तभी तो उसके रिएक्शन तेज़ हो जाते हैं।